एशियन फ्रेंड्स, ये ऑल्टरनेटिंग करंट के क्लास नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास नंबर 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज के टॉपिक्स रहेंगे मेरे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव और कुछ न्यूमेरिकल्स बताता हूँ आपको। ठीक। तो देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए एक प्योर रेजिस्टेंस लगा है और उसके अक्रॉस एक एसी सप्लाई लगाई है जिसका वैल्यू हमने मान लिया है ई टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ओम्स लॉ कहता है कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो इस केस में आई टी विच इज इंस्टेंटेनियस करंट, इन दिस केस दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट, इज इक्वल टू ई टी अपॉन आर। ई टी क्या है? जो सप्लाई वोल्टेज है उसका ईएमएफ वैल्यू डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस सर्किट में है। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। ये अब आई टी का जो एक्सप्रेशन आएगा, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ओके, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज नथिंग बट आई नॉट की वैल्यू आप देखिए, आई नॉट हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए, व्हाट आर डिफरेंट पॉइंट्स बेसिकली। यहाँ पर एक तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ई एंड आई, ये जो ई और हमने आई निकाले हैं, ये दोनों फेजर्स हैं। दीज आर इन सेम फेज, दीज आर इन सेम फेज। पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। मतलब फेज डिफरेंस जो होगा इस केस में जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब फेज डिफरेंस निकालते कैसे हैं दोस्तों? तो फेज डिफरेंस का सिंपल फॉर्मूला है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू नथिंग बट द फेज ऑफ ई माइनस फेज ऑफ वी। ओके, सॉरी आई। तो ये जो करंट और वोल्ट फेज है उनके आपस में डिफरेंस होते हैं, तो हम यहाँ पे वोल्टेज के फेज में से करंट के फेज को डिफरेंस दे देते हैं, तो वो हमारा फेज डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर जो फेज है, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है और इस केस में भी ओमेगा टी है, तो यहाँ पर जो आ गया फेज डिफरेंस जीरो आ गया। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट जो मैं ध्यान रखूँ। अब देखिए, वेव डायग्राम या वेवफॉर्म डायग्राम और फेजर डायग्राम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर से जो बना हुआ है वो ईएमएफ, मतलब सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। और जो येलो कलर में है वो आपकी करंट की वेवफॉर्म है। तो यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, दोनों एक जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये जीरो पॉइंट है दोस्तों, ये जीरो से स्टार्ट हो रही है सेम डायरेक्शन में, तो एक साथ ये स्टार्ट हो रही है, एक साथ ही यहाँ जीरो हो रही है, पाई पे। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है। तो ईटी का एक्सप्रेशन मैंने आपका आईटी का एक्सप्रेशन डिफरेंस के लिए लिख दिया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। पाई बाई टू रेडियंस पर ये करंट की वैल्यू दोनों में मैक्सिमम होगी, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। और इसी तरीके से 3 पाई बाई 2 पे ये वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम होगी, ये मतलब एम्पलीट्यूड है इनके, जो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। अब बात आती है फेज डिफरेंस के बाद, और ये जो है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से आप क्या देखिए यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? फेजर डायग्राम में ये मैंने बनाया है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक डायग्राम बनी हुई है। तो ये जो रेड कलर में है वो ई फेजर है, मतलब जो वोल्टेज हमने लगाया उसका वेवफॉर्म है, फेजर डायग्राम है। तो ये आपका जो है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओमेगा टी एंगल पर है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो दिस इज द फेज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। दूसरा आई जो है आपका आई वेक्टर है, उस आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बट उसका फेज भी इसके साथ ही है, मतलब दोनों का एंगल ओमेगा टी है, क्योंकि दोनों का बीच में फेज डिफरेंस जीरो है। तो यहाँ पर चूंकि फेज डिफरेंस जीरो है, फेज को हम फाई से लिखते हैं, तो फाई जो है, फाई की वैल्यू यहाँ पर इस केस में जीरो हो रही है। तो ये फेजर डायग्राम और वेवफॉर्म डायग्राम दोनों से हम देख सकते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेवफॉर्म्स, दैट इज करंट वेवफॉर्म एंड वोल्टेज वेवफॉर्म, इज ऑलवेज जीरो। तो ये आपका वेव डायग्राम था। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, ये एक इंडक्टेंस लगा हुआ है हमारा, उसके अक्रॉस हमने एक सप्लाई लगा रखी है ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, उसका वैल्यू जो है हमारा ई टी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। इक्वेशन वन मान ली। अब देखिए, थोड़ा सा इंडक्टेंस का कंसेप्ट समझते हैं। इंडक्टेंस क्या होता है? बेसिकली एक कॉइल है, ये सोलेनॉइड हो सकता है। तो इंडक्टेंस की जो टेंडेंसी होती है क्या होती है, इसमें जो अगर कोई वेरिएबल करंट है, मतलब एसी करंट जब इसके थ्रू पास होती है, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है विच इज ई1, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ई1, जो इसको अपोज करता है। तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा ई वन क्या है, वोल्टेज इंड्यूस्ड इनसाइड द इंडक्टर। तो ई वन की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ एल डी डी टी आई टी, ठीक है। ये वैल्यू होगी आपकी माइनस ऑफ एल डी डी टी ऑफ आई टी। माइनस का मतलब क्या है दोस्तों? लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये उसको अपोज करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ई वन टी जो है, जो कॉइल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ है, विच इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ दिस ई टी, विच इज द सप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया दोनों वोल्टेज मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इनसाइड द इंडक्टर, इंडक्टेंस और कॉइल वुड बी अपोजिट टू द सप्लाई वोल्टेज। तो आप यहाँ पर इन इक्वेशंस को यूज कर लीजिए। तो ई वन की जगह मैंने लिखा माइनस ऑफ एल डी डी टी ऑफ आई टी इज इक्वल टू ई, ये माइनस ऑफ दिस आई ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो माइनस से माइनस दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा। आपका फॉर्मूला आएगा डी आई टी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये एक इक्वेशन है जिसमें आपको दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना होगा। तो अब आपका ये सोल्यूशन आएगा आई टी के लिए। तो मैं फिलहाल इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ, तो आई टी कम्स आउट होगी ई नॉट अपॉन एल, और मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल होगा cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी को टी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ ओमेगा से डिवीजन करना पड़ेगा। तो आई टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ओके, नाउ इफ यू आर फर्दर सॉल्विंग दिस, तो यू आर गेटिंग आई टी इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि हमने जो वोल्टेज का वेव फॉर्म है वो साइनसॉइडल वेव है, और हमारा जो करंट का वेव फॉर्म है उसमें कॉस आ रहा है। तो दोनों के बीच में अगर मुझे कंपेरिजन करना है, तो इस कॉस को भी मैं साइन बना लेता हूँ। तो फिलहाल मैंने कॉस को साइन बनाया, साइन 90 माइनस थीटा करके, और ये माइनस को अंदर ले लिया, ये वाला जो माइनस साइन है इसको अंदर लूंगा, तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो जाएगा।
इक्वेशन नंबर 2 मेरी तैयार हो गई। आई टी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से मैं आगे फेजर डायग्राम और वेवफॉर्म डायग्राम बना सकता हूँ। तो अभी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है कि ये जो आपका साइन वाला जो फंक्शन है उसका कोफिशिएंट क्या है, आई नॉट है, विच इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। अब साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है दोस्तों, इक्वल टू 1। तो उस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू आई आई नॉट हो जाएगी ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। मतलब ये जो आई टी है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो इसका किसी भी टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, दैट इज आई नॉट विच इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो ये प्योर इंडक्टिव सर्किट का बेसिकली मैथमेटिकल एनालिसिस थी। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको एक और पहलू बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। वो पहलू ये है कि यहाँ पर जो इस सर्किट में अगर मैं ये देखिए मैंने यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल निकाली। जैसे आई नॉट की वैल्यू मैंने बताई ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो यहाँ से मैं एक चीज कैलकुलेट कर लेता हूँ, ई नॉट अपॉन आई नॉट विच इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके का एक रेजिस्टेंस है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं इंडक्टेंस का रिएक्टेंस, जिसको हम एक्सी बोलते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो ई नॉट अपॉन आई नॉट का मतलब हुआ कि ये जो इंडक्टेंस है उसके जो थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उसको अपोज करता है। तो इंडक्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली दिस इज नथिंग बट द ऑफर्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर। ठीक है, मतलब जो इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो उसकी वैल्यू एक्स सी से डिनोट करते हैं। इसको भी हम ओम्स में मेजर करते हैं, इसकी वैल्यू ओम्स में मेजर करते हैं जैसा आप देख सकते हैं। तो एक्स सॉरी दिस इज एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल के बराबर। अब ओमेगा क्या होता है दोस्तों, ओमेगा इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी विच इज इन टू रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड में ये वैल्यू होती है जैसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरी ओमेगा की वैल्यू निकालनी हो 50 हर्ट्ज के लिए, क्योंकि जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी नॉर्मली 50 हर्ट्ज होती है, तो दिस कम्स आउट टू 100 पाई। ओके, दिस वुड बी इक्वल टू 100 पाई। तो ये हो जाएगी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, जिसको आप लिख सकते हैं 314 रेडियंस पर सेकेंड। तो यहाँ जो बात है इंपॉर्टेंट जो समझने की वो है कि जो इंडक्टेंस है वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है एसी सर्किट में जिसकी वैल्यू एक्सएल के बराबर होती है और हम उसको डिनोट करते हैं ओमेगा इंटू एल के बराबर। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडक्टिव रिएक्टेंस का। अब देखिए इसका वेवफॉर्म डायग्राम आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेवफॉर्म डायग्राम बना हुआ है, एक लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इसका फेजर डायग्राम है। तो एक एक करके समझते हैं। अब ये वाला जो डायग्राम इसमें रेड कलर वाला जो सप्लाई वोल्टेज है जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इसका ये पूरा साइकिल हो गया जीरो से लेके ये 2 पाई तक। दूसरा करंट का जो वेव फॉर्म है, करंट का जो वेव फॉर्म है दोस्तों वो शुरू हो रहा है मेरा पाई बाई टू से। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई बाई टू रेडियन के बराबर है। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया दो इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई है, ई टी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई टी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो आप यहाँ देख सकते हैं ई टी का जो फेज है वो आपका कितना है ओमेगा टी है और ये आई टी का जो फेज है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब ओमेगा टी में से कुछ माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब इसका फेज कम है और वोल्टेज का फेज ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है ई है वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल ओमेगा टी पर है क्योंकि इसका फेज ओमेगा टी है। अब साइन ओमेगा टी माइनस फाइव टू कैसे डिनोट करेंगे, ओमेगा टी माइनस फाइव टू का मतलब है अब मुझे अगर आई टी का डायग्राम बनाना है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। एज यू कैन सी इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया पाई इक्वल टू वोल्टेज का फेज ओमेगा टी माइनस किसका फेज आपका करंट का फेज मींस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फेज डिफरेंस आ जाएगा प्लस पाई बाई टू। तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस जो आ रहा है वो प्लस का पाई बाई टू रेडियन के बराबर आ रहा है एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो प्लस पाई बाई टू का मतलब है जो करंट है दोस्तों वो करंट है वो वोल्टेज के पीछे है क्योंकि ये प्लस का आ रहा है। अगर यही माइनस आता तो करंट जो होती वोल्टेज से आगे होती, मतलब ये करंट यहाँ पर लैग कर रही है दोस्तों, दिस करंट इज लैगिंग विद रेस्पेक्ट टू द वोल्टेज। तो यहाँ पर ये चीज हमें समझनी चाहिए कि यहाँ जो वोल्टेज है वो करंट से लीड करता है 90 डिग्री से, या फिर आप कह सकते हैं करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर रही है 90 डिग्री से। तो यहाँ पर दूसरी एक चीज और ध्यान रखने की, ये जो वोल्टेज जो आपका फेजर है या करंट फेजर है इनके जो प्रोजेक्शन होंगे एक्स एक्सिस पर सॉरी वाई एक्सिस पर वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ई है उसका वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना हुआ, ये वाला वेक्टर क्या होगा दोस्तों, ई साइन ओमेगा टी, ई साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो वेक्टर है इसको, तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसी तरीके से करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं ये करंट ये एंगल कितना हुआ दोस्तों, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका ओमेगा टी है 90, तो ये हो जाएगा ओमेगा 90 माइनस ओमेगा टी। ओके, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा करंट का प्रोजेक्शन आई साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। तो कहने का मतलब है ये इक्वेशन आपकी देखिए इसको वेरीफाई करती है। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप देख सकते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म इज 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया और वेवफॉर्म डायग्राम हो गया फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट दोस्तों। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट को समझने के लिए हमें ये सर्किट डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में वोल्टेज इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, साइन का फंक्शन है, ई टी जो आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये सब मैं आपको क्लास 1 में अच्छे से समझा चुका हूँ। और ये सर्किट में करंट आई टी फ्लो कर रहा है और कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्टेज मैंने वी मान लिया है विच इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो यू कैन राइट
द इक्वेशन फॉर करंट, तो जैसे आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं बेसिक फिजिक्स के लॉ से कि जो करंट होती है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो डी डी टी ऑफ क्यू टी इज नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर। अब यहाँ पर देखिए वी टी क्या होगा, वी इज इक्वल टू क्यू सी, ये भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। चार्ज, करंट, सॉरी चार्ज, कैपेसिटेंस और वोल्टेज में एक रिलेशन होता है, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज को स्टोर करता है। तो हम कह सकते हैं जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो आपका क्या होगा, क्यू बाई सी के बराबर होता है, वेयर क्यू इज नथिंग बट द चार्ज स्टोर्ड एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो हमारा ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हो गई। ठीक है दोस्तों, ये जो ब्रैकेट में जितनी भी क्वांटिटी ली हुई है ब्रैकेट में टी के साथ, वो सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, मतलब टाइम के साथ लगातार चेंज हो रही है। तो फिलहाल मैं अब यहाँ पर वी टी इक्वल टू ई टी लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होगा मैक्सिमम ई वोल्टेज के बराबर, तो वी और ई के बीच जो संबंध होगा वो वी इक्वल टू ई के बराबर होगा। अब v की जगह आप लिख दिए क्यू टी बाई सी, जैसे मैंने आपको समझाया, और e की जगह हम लिख देते हैं अपनी इक्वेशन वन से ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ई क्यू टी कम्स आउट टू बी सी इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अब मैं करंट अगर निकालूंगा तो करंट निकालने के लिए मुझे इसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करना पड़ेगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप देखिए डिफरेंशिएट कर देते, तो आगे का मैं इसको आपको समझा देता हूँ। आई टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ सी ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो आप इसको और सॉल्व करिए, देखिए तो ये आ जाएगा सी इंटू ई नॉट इंटू कॉस साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा भी इसमें मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी इंटू ई नॉट इंटू ओमेगा। अब इसको और आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा सी इंटू ई नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आई नॉट है इंटू साइन कॉस ओमेगा टी का जो इस तरह से फंक्शन आएगा, मतलब आई टी इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी, वेयर आई नॉट क्या है यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू क्या है दोस्तों, आई नॉट की वैल्यू यहाँ पर है सी, सी इंटू ई नॉट इंटू ओमेगा। ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा करंट का, या फिर इसे हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आई को लिख दीजिए, आई को इस तरीके से लिख देंगे, ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है इस इक्वेशन में आई नॉट इंटू, अब मुझे कंपेरिजन करना है इक्वेशन वन से, तो कॉस को भी मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये मैंने इस तरीके से इसको डिनोट कर दिया। अब ये वाली देखिए इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर वन, इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैं अब इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ ई नॉट अपॉन आई नॉट का। तो ई नॉट अपॉन आई नॉट का वैल्यू जैसे मैंने आपको समझाया था पहले भी, ई नॉट अपॉन आई नॉट इस केस में आ जाएगा वन अपॉन ओमेगा सी, एज यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू। ओके, तो ई नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी। तो दिस इज नथिंग बट एक्स सी, एक्स सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सी इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये जिस तरीके से मैंने आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस बताया इसी तरीके से कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो आपका रेजिस्टेंस होता है किसी कैपेसिटर का जो एसी करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो ये आपका मैथमेटिकल या सर्किट एनालिसिस हो गई उसकी। अब मैं आपको थोड़ा इसका बताता हूँ वेवफॉर्म डायग्राम और फेजर डायग्राम। तो देखिए वेवफॉर्म डायग्राम इसका जो है आपके सामने बना हुआ है, दोनों इक्वेशंस मैंने लिखी हैं दोस्तों ई और आई के लिए। ये प्योर इंडक्टिव सर्किट से थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पर जो फेज डिफरेंस था वो 90 डिग्री विद पॉजिटिव था, मतलब लैग कर रही थी करंट, यहाँ पर करंट लीड करेगी। जैसा आप देख सकते हैं येलो वाली जो वेवफॉर्म वो करंट की है, ये वोल्टेज से पहले शुरू हो रही है, मतलब माइनस फाइव बाई टी से शुरू हो रही है, देख रहे हैं आप सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो ये माइनस फाइव बाई टू से स्टार्ट हो रही है और ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी फेज डिफरेंस फाइव का है, बट दिस फेज डिफरेंस इज नथिंग बट नेगेटिव। तो किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, तो आप जैसे आप देखते हैं, देखिए फेज डिफरेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फेज डिफरेंस में वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी है, माइनस करंट का फेज कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों तो आपका ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और ये पाई बाई टू माइनस के साथ आ जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया फेज डिफरेंस अगर नेगेटिव आता है तो उस केस में हम ये मानते हैं कि जो है करंट जो है वो वोल्टेज से आगे है। तो आप यहाँ देख सकते हैं येलो वाला जो फेजर आप देख रहे हैं यहाँ पर फेजर डायग्राम में, येलो वाला जो वेक्टर है वो रेड वाले वेक्टर से आगे है, आगे का मतलब इसको लीड कर रहा है, ये लीड कर रहा है कितने एंगल से, वोल्टेज वाले वेक्टर से 90 डिग्री से लीड कर रहा है, 90 डिग्री से ये लीडिंग हो रही है। जबकि लास्ट प्योर इंडक्टिव वाले केस में ये जो येलो वाला वेक्टर था वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेग कर रहा था। तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ये फेज डिफरेंस आ गया पाई बाई टू विद नेगेटिव साइन, और मैंने आपको ये इक्वेशन दोनों लिखी और ये दोनों साइड बाई साइड आपके डायग्राम बनेंगे, एक वेवफॉर्म डायग्राम है दूसरा आपका फेजर डायग्राम है। आप वेवफॉर्म डायग्राम और फेजर डायग्राम में आप दोनों में एक चीज देखिए, अगर इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे दोस्तों आप वाई एक्सिस पे तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ई का इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसके बराबर है ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो वेक्टर आएगा, ये वाला जो वाई एक्सिस पे जो आएगा ये आएगा ई साइन ओमेगा टी या ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई। इसी तरह ये जो आपका येलो वाला वेक्टर है करंट वाला वेक्टर, उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हुआ, ये वाला वेक्टर होगा। तो वो ये कितना एंगल है इससे, ये वाला एंगल कितना है दोस्तों, ये वाला देखिए यहाँ से, ये मतलब ये ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू के बराबर है, क्योंकि ये यहाँ से ओमेगा टी है और ये 90 है, तो ये पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब है इसका आई का वाई एक्सेस पर जो होगा आई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू के बराबर ये होगा। तो ये देखिए आप यहाँ इक्वेशन से भी देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है इसकी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू के बराबर है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वाई एक्सेस पर जो प्रोजेक्शन होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है उस वेक्टर की। तो इस तरीके से हमने इसकी वेवफॉर्म एनालिसिस भी करके आपको समझाई। ठीक है, आप एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको करके, जिससे आपको इसका फील आ जाएगा कि टॉपिक को किस तरीके से हम डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है,
लाइट बल्ब इज रेटेड 150 वॉट फॉर 220 वोल्ट एसी सप्लाई, ओके, ऑफ 60 हर्ट्ज, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द बल्ब। तो यहाँ पर ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। पावर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150 वॉट दे रखी है। और उसके बाद ई आर एम एस, यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है दोस्तों तो हमें आरएमएस वैल्यू मानते हैं। ये जो वोल्टेज दे रखा है बेसिकली ये आरएमएस वोल्टेज है। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो हम उसमें वोल्टेज की वैल्यू आरएमएस वैल्यू मानते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो आपकी 220 वोल्ट आरएमएस सप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वैल्यू दे रखी है 60 हर्ट्स के बराबर। तो मुझे ए पार्ट में क्या पता करना है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो हम जानते हैं, देखिए पी इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला जो होता है उसको यूज करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा आर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी का मतलब वोल्टेज, जो कि यहाँ पर हम वी या ई कुछ भी लिख दीजिए। तो वी स्क्वायर अपॉन मतलब 220 का होल स्क्वायर अपॉन पावर कितना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, 150, ओके। ये हो गया आपका पावर। जस्ट मिनट। तो ये हमारा पावर हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो ये पावर हो गया 220 वोल्ट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो पावर कितना हो गया मेरा 150, इससे 150 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, मैं आपको कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ। अब दूसरा है, बी पार्ट है, इसने पूछा आरएमएस वैल्यू ऑफ दी करंट थ्रू द करंट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर आई आर एम एस इक्वल टू पी अपॉन वी, ओके, वी आर एम एस या ई आर एम एस। तो पी मेरा कितना 150, आई इक्वल टू पी अपॉन वी होता है, ठीक है। पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो यहाँ से पी आर एम एस 150 डिवाइडेड बाई 220। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा, ओके। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस 44 माइक्रो हेनरी, एक मिनट, जस्ट मिनट। 44 micro henry is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. Determine the RMS value of current in the circuit. हाँ, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे।